हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इम्पीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जो कि आपके 70th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये जो सीरीज़ है ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाला सीरीज़ है। ठीक है, इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये आपके बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको गौर से देखेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग 3 दिन में जितने भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इसको सॉल्व करके अच्छे से इसका डिस्कशन करके इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पर पहुँचेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, अगर आप लोग साइंस का तैयारी करना चाह रहे होंगे तो 8 बजे शाम को लाइव क्लास चलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम निश्चित ही बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए भारतीय इतिहास। ठीक है, भारतीय इतिहास का जो अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कह रहा है कि भारत में कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आप लोगों को याद ही होगा कि ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, इसको याद रख लेंगे। और ये मेहरगढ़ कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 64th बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को। ठीक है, ये कह रहा है कि नवीनतम खोजों के आधार पर अगर पूछा जाए तो प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश के लहुरादेव से मिला है। ठीक है, और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है तो इसका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 7000 ईस्वी पूर्व से 9000 ईस्वी पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलेगी। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो गेहूं का साक्ष्य मिला है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा प्रयागराज जिले में बेलम नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यानी कि अगर पूछे कि चावल के भूसी का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है तो कोल्डिहवा से मिला है, और कोल्डिहवा कहाँ है तो प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश बेलन नदी के तट पर स्थित है। इसको भी याद कर लेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ये कह रहा है कि कैल्कोलिथिक युग पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक भी कहीं लिखा गया रहता है, वो दोनों सही हो जाएगा। कि किसको कहा जाता है तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ठीक है,
आगे एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा, कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग, ठीक है। तो ताम्र मीन्स तांबा, आप सभी जानते हैं, ठीक है, और पाषाण मीन्स पत्थर, ये भी आप सभी जानते हैं। यानी कि जिस काल में तांबे के साथ साथ पत्थर का उपयोग होता था उसी को ताम्रपाषाण युग कहेंगे, और ताम्रपाषाण युग को ही कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रख लेंगे, ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये 40th बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया है, और आपके पास जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे ये मतलब बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके सामने दिया गया है, सिर्फ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपके 70th बीपीएससी में ये बहुत हेल्प करे, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, ठीक है। कह रहा है कि हड़प्पा काल में, हड़प्पा के समय मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया जा रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। लाल और काले रंग का उपयोग वहाँ के मिट्टी के बर्तनों पर लाल और काले रंग के उपयोग किया जाता, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाल, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे धातुओं का खोज नहीं हुआ था, तो उन लोग मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। और मिट्टी के बर्तन किस रंग के रहते थे हड़प्पा के निवासियों के, तो वो लाल और काले रंग का रहता था, इसको भी याद रख लेंगे। आगे कह रहा है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। और आगे कह रहा है कि डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन, ठीक है, एक जो बर्तन था वो बिना किसी डिज़ाइन का था, तथा दूसरे चित्रित मृदभांड, यानी कि एक जो बर्तन था वो बिना किसी डिज़ाइन का था, ठीक है, और एक अगला जो बर्तन था उसमें चित्रित कोई मतलब चित्र बनाया गया रहता था, ठीक है, उस मृदभांड पर किसी न किसी चीज़ का चित्र बनाया गया रहता था। आगे कह रहा है कि मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी, ठीक है। जिसको पकाने पर ये किस रंग का हो जाते थे, तो हल्के भूरे और लाल रंग का हो जाते थे। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा काल के बर्तन थे, मृद भांड थे, वो किस रंग के थे, तो लाल भूरे रंग के या फिर काले रंग के उस पर चित्रकारी की जाती थी, ठीक है, उसको याद रख लेंगे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो किस युग में पड़ता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल में, यानी कि सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की थी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। आप सभी जानते होंगे कि इसको जिस हिसाब से बांटा गया है कि ऐतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें जो सबसे पहला काल है वो है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें लेखन कला प्रचलित नहीं था, यानी कि किसी भी इंसान को लिखना नहीं आता था। उस कालखंड को क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक कालखंड, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 2500 BC यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता है वो किस काल के अंतर्गत आता है, तो 2500 BC से 600 BC के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया, किसको, सिंधु सभ्यता को, ठीक है। आगे कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, मतलब उस समय जो भी लोग थे वो कुछ ना कुछ लिखे तो हैं, लेकिन वो जो भी कुछ लिखे हैं वो हम आज उसको पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया है।
रखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ठीक है, कह रहा है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यानी कि खासियत क्या थी। तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे कि इसका सबसे बड़ा खासियत था कि पक्की ईंट से बनी इमारतें थी। ठीक है, यानी कि उतने साल पहले भी वहाँ पर जो इमारतें थी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो इमारतें थी वो पक्की मिट्टी की बनी हुई थी, इसीलिए उसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वहाँ पे पक्की ईंट की इमारतें बनी हुई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार था और अन्नागार था ये कैसे बना गया था, तो ये पक्की ईंटों से बनाया गया था। ठीक है, विशाल स्नानागार भी और अन्नागार भी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाल स्नानागार और अन्नागार किस स्थान से पाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। इसको भी याद रख लेंगे, यानी कि विशाल स्नानागार और अन्नागार की जो सतह है वो पक्की ईंटों का है जो कि जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। कह रहा है कि हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो लोथल है वो हड़प्पा का एक बंदरगाह था, लोथल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर और मिल गया। कह रहा है कि लोथल जो है वो कहाँ स्थित है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। ठीक है, और किस नदी के किनारे लोथल बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, और आपका ऑप्शन दे देगा कि लोथल एक बंदरगाह है, तो बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा ऐसा है जो कि गुजरात में स्थित है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये किस चैप्टर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब आप डीपली कोई अध्ययन करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस पॉइंट पर हमको ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है, किस किस चैप्टर को हम लोग को अच्छे से देखने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में या नहीं पूछा गया है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। कह रहा है कि जो भी हड़प्पाकालीन स्थल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे किससे टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनावली से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी याद कर लेंगे कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मिलान करने के लिए देकर कि बनावली कहाँ है, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। कह रहा है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा का नगर है जहाँ से जुते हुए खेत का निशान मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगन। ठीक है, कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। इसको याद रख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है, और ये बहुत हाल फिलहाल पूछा गया क्वेश्चन है, ये 66 बीपीएससी प्री 2020 में ही पूछा गया है।
यानी कि आपसे सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, मोहनजोदड़ो से ये सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से गौर से देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से फिर से आपको एक क्वेश्चन मिला कि कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है, और किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे, यानी कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, इसी को टेराकोटा के नाम से जानते हैं। मतलब पक्की मिट्टी का जो हल था उसी को टेराकोटा के नाम से भी जानते हैं। तो पक्की मिट्टी पूछे या फिर पूछे कि टेराकोटा का हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। हमारा सही आंसर बनावली हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, कह रहा है। यहाँ पे गौर करेंगे, पूछ रहा है कि कौन संबंधित नहीं थे उत्खनन से, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए कह रहा है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी कह रहा है के.एन. दीक्षित, तो ये दोनों तो थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी कहता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है एम.एस. वत्स ये भी थे, लेकिन वी.ए. स्मिथ जो थे ये इससे संबंधित नहीं थे, इसलिए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी.ए. स्मिथ, ठीक है, वी.ए. स्मिथ। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। ये आप लोग को पता होगा कि 1921 में हड़प्पा का सर्वेक्षण किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। यहाँ पे माधव स्वरूप वत्स का नाम दे दिया गया है कि ये किससे संबंधित थे, तो हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित थे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी, यानी कि राखाल दास बनर्जी का भी नाम यहाँ पे दे दिया कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, ठीक है, तो ये भी जुड़े हुए थे। आगे कह रहा तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, ठीक है, किसने, राखाल दास बनर्जी ने। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित जो कि ऑप्शन में दिया गया है, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ जो हैं ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थे या मोहनजोदड़ो की खुदाई से संबंधित थे, इसको याद रख लेंगे। लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है वी.ए. स्मिथ, ये इससे संबंधित नहीं थे, इसको भी ध्यान में रख लेंगे। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बोगाज कोई जो है, ठीक है, बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, बोगाज कोई का महत्व क्यों है, कह रहा है, ठीक है। पहला कह रहा है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बोगाज कोई का महत्व इसलिए था कि वहाँ जो भी अभिलेख, यानी कि बोगाज कोई से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका महत्व था बोगाज कोई का, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बोगाज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे, मतलब कि जो वैदिक आर्य थे वो सबसे पहले ईरान गए होंगे, उसके बाद वो भारत आए होंगे। इसी से ज्ञात होता है क्योंकि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। तो बोगाज कोई का महत्व किस लिए है ये हम जान गए कि वहाँ जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहे होंगे। अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट होता है उसको आप लोग नोट कीजिए, उसको डीप देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में 70 बीपीएससी के एग्जाम में हो सकता है कि आपसे थोड़ा डीपली पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, तो उसको घबराना नहीं है। वो हो सकता है बहुत ही ईजी हो, लेकिन आप घबराहट में उसको गलत कर देंगे, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का, जिसको दशराग्य युद्ध के नाम से आप लोग पहले जानते होंगे, कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। कह रहा है कि जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का या दशराग्य युद्ध जो था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परुष्णी, यानी कि परुष्णी नदी के तट पर दशराग्य युद्ध हुआ था। इसको याद रख लेंगे। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि दशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध, परुष्णी नदी वर्तमान में रावी। अब यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिला कि रावी जो वर्तमान में है उसी का नाम परुष्णी था। पहले जो परुष्णी नदी थी वही वर्तमान में रावी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दशराग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे, और उसी को हम रावी नदी के नाम से अब जानते हैं, ठीक है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। यानी कि एक साइड भरतों के राजा सुदास थे और एक साइड 10 राजा थे, ठीक है। अब 10 राजाओं को हराए थे किसने? सुदास ने हराया था, ठीक है। भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था किस नदी के तट पर? तो परुष्णी नदी के तट पर। इसी को दशराग्य युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि दशराग्य का मतलब हुआ 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। आगे कह रहा है कि इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन अनु, दु, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। इसको भी याद रख लेंगे कि जिसके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, और एक सोम रस भी होता था, उसी से सोम देवता मतलब ऐसे बनाया गया है। और कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा ऐसा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है। और हमारे पास जो भी वेद हैं, कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, आप सभी इसको जानते होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसको भी याद रख लेंगे। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, यानी कि ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या अगर पूछता है तो कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, और सूक्त तो 1028 सूक्त है, ठीक है। आगे कह रहा है कि नवम मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। यहाँ से एक और क्वेश्चन हम लोग जान गए कि 9वें मंडल में जो कि सोम को पूर्णतः समर्पित है, मंत्रों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में मंत्रों की कुल संख्या 114 है, ठीक है। 114 टोटल मंत्र हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सोम आर्यों का मुख्य पेय था, यानी कि जो आर्य थे उनका मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोम रस था, ठीक है, सोम, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। यहाँ से ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे बनाया जाए कि जो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था सोम, इसको किस पर्वत से प्राप्त किया जाता था? तो ये मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, ये भी याद रख लेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? तो चारों वर्णों का उल्लेख किया गया, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सेम क्वेश्चन पूछ दिया कि 9वां मंडल जो है ऋग्वेद का वो किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी, ये हमारा सही हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को, ठीक है। यानी कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये सोम को और उन्हीं देवताओं को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। कह रहा है कि जो गायत्री मंत्र है हमारा, जो कि आप लोग जानते होंगे, जो ओम भूर्भुवः स्वः करके हैं, वो उसी को गायत्री मंत्र कहते हैं। ये कह रहा है कि किस पुस्तक में मिलता है?
तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इसको ये उम्मीद है आप लोग को पहले से पता होगा कि जो गायत्री मंत्र है ये किस पुस्तक में है, तो ऋग्वेद में है। ठीक है, और आगे कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जान गए होंगे कि गायत्री मंत्र जो है इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। इसको याद रख लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है वरना हम सभी से पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, कह रहा है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय यानी तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे आपको कई दर्शन दिखाई देंगे। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि किस दर्शन में परमाणु सिद्धांत का व्याख्या किया गया है, तो योग है, न्याय है, सांख्य है, वैशेषिक है, और पांचवा ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशेषिक। ठीक है, यानी कि वैशेषिक जो भारतीय दर्शन है इसी में परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसको याद रख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। ये आप सभी जानते होंगे कि सृष्टि का निर्माण किससे हुआ है, अणु से हुआ है। ठीक है, महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। इसको भी याद रख लेंगे कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो महर्षि कणाद थे। ठीक है, कणाद याद रख लेंगे कि वैशेषिक जो दर्शन था उसमें परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया गया है और वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो कणाद, महर्षि कणाद इसके प्रतिपादक थे। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी जानते हैं कि महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित है और पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये आप सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, इसी को कुंडलपुर के नाम से भी जानते हैं, वैशाली के निकट है। कहाँ है कुंडग्राम या कुंडलपुर, कहाँ है, तो वैशाली के निकट है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। कहाँ कब हुआ था, तो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के समीप स्थित है। आगे कह रहा है कि उनकी माता त्रिशला, यानी कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम है, तो उनकी माता का नाम त्रिशला है। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। ये भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला वो किसकी बहन थी, तो चेटक की बहन थी। इसको याद रख लेंगे। तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। ठीक है, यानी कि महावीर के पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का अगर नाम पूछे तो वो भी सिद्धार्थ था। इसको भी याद रख लेंगे। आगे कह रहा है कि उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, यानी कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था, तो नंदीवर्धन था। ठीक है, कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि को अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईस्वी पूर्व ही उचित है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म का तिथि कहीं कहीं अलग मिलता है, यानी कि 540 ईस्वी पूर्व मिलता है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व, और यही सही हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके पहले के हैं महावीर स्वामी, इसीलिए हम लोग 599 ईस्वी पूर्व को ही सही मानेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ये 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व प्रकाशित हो चुका है। इसको याद रख लेंगे। अगर हम लोग गलत याद किए होंगे तो इसको सुधार लेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 599 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। कह रहा है कि महावीर जैन जो है इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी, यानी कि महावीर के बारे में ही पूछ रहा है कि इनकी मृत्यु किस जगह में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पावापुरी में। ठीक है, अगर महावीर की बात किया जाए कि इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था तो पावापुरी में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईस्वी पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर त्याग दिया था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था तो राजगीर के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुआ था। इसको भी याद रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था तो जमाली उनका प्रथम शिष्य था। अब देखते हैं जमाली कौन था, इनके बारे में नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यहाँ से आपको ये भी मिल जाएगा कि भगवान महावीर जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा था, उनकी माता का नाम क्या था तो त्रिशला था, और उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे कहता है कि उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, यानी कि महावीर की पुत्री का बात करें तो उसका नाम प्रियदर्शना था। ठीक है, आगे कह रहा है कि उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, यानी कि अपनी ही बेटी के पति यानी अपने दामाद को उन्होंने प्रथम शिष्य बनाया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया, यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक एक संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहा जाता है। अगर ये भी पूछे कि गणधर किसके उसमें थे, संस्था में थे, तो ये महावीर स्वामी के अंडर थे। ठीक है, गणधर निम्न प्रकार थे, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। ठीक है, यानी कि इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीनों भाई थे, ये भी महावीर स्वामी के अंडर में थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास, ये सभी इनके शिष्य थे। ये सभी महावीर स्वामी के शिष्य थे, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इन्हीं को गणधर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे अगर ऑप्शन में दे दे कि क्वेश्चन देगा कि अगर गणधर में कौन कौन आते हैं और ऑप्शन में अगर इन सब में किसी का भी नाम रहे तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा। इस नाम को आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। कह रहा है कि सबसे पूर्वकालिक जैन धर्म जो है जैन ग्रंथ जो है ये कौन कहलाता है तो 14 पूर्व जो है ये आप लोग के लिए बिल्कुल ही नया क्वेश्चन होगा, इसको याद रख लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 पूर्व, इसको याद रख लेंगे। ये कह रहा है कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, यानी कि सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ क्या है 14 पूर्व, इसका नाम है। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि प्रथम जैन सभा में इनमें से क्या कार्य हुआ था तो 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन किया गया था प्रथम जैन सभा में। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है पहले इसको समझना जरूरी है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो है ये उपदेश है। ठीक है, उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो अब आप ये जान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था सारनाथ में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा
कहेगा कि कितने वर्षों के पश्चात महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 6 वर्ष की साधना के पश्चात, और उस समय उनकी उम्र क्या थी, तो 35 वर्ष के उम्र के थे वो। ठीक है, आगे कह रहा है कि वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, ये भी याद रख लीजिएगा कि कब, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को, और किस वृक्ष के नीचे, ये भी कई बार पूछा गया है कि किस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तन, जो कि वर्तमान में सारनाथ है। ठीक है, अगर ऋषि पत्तन भी दे आंसर में, ऑप्शन में, तो ऋषि पत्तन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋषि पत्तन जो वर्तमान में सारनाथ में है, वहाँ पे आए। ठीक है, आगे कह रहा है कि यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, यानी कि पहला उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, वो गौतम बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, और इसी को ऋषि पत्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत, उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। याद रख लेंगे कि 4 आर्य सत्य क्या है, तो दुख है, दुख के कारण है, दुख का अंत है, और उनका समाधान है। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 22। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि 47 बीपीएससी में भी पूछा है, 53rd और 55th में भी पूछा है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। अब महापरिनिर्वाण पूछ रहा है, यानी कि उन्होंने अपना देह का त्याग, यानी कि मृत्यु उनकी कब हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी। कह रहा है कि महापरिनिर्वाण जो है महात्मा बुद्ध का कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर या कुशीनारा के नाम से भी इसको जानते हैं। कुशीनारा या कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको याद रख लेंगे, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज गए। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहाँ अपना उपदेश दिया था, तो सारनाथ में दिया था, कपिलवस्तु में दिया था, राजगृह में दिया था, वैशाली और कौशल राज्य में भी अपना उपदेश दिए थे। लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा कई नाम और पूछेगा कि इसमें बौद्ध धर्म को किसने ग्रहण किया था, तो प्रसेनजीत हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे तथा यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर मद्दव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया, यानी कि रक्त अतिसार हो गया, उनको एक रोग हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर में, आगे कह रहा है कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व, और वो किस उम्र के थे, तो 80 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। ठीक है, और उसी समय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। ये आप सभी जानते हो क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि त्रिपिटक जो है ये किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यानी कि त्रिपिटक में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख त्रिपिटक में किया गया है। और त्रिपिटक को 3 भागों में बांट दिया गया है, जो कि कौन कौन सा है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है, जो कि आप लोग पहले से जानते हैं कौन कौन है। विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। जो विनय पिटक है ये संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। इसमें सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन का उल्लेख है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत का
उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अगर पूछे कि त्रिपिटक कितने भागों में है तो 3 भागों में है, ठीक है। और त्रिपिटक में क्या है तो जो गौतम बुद्ध हैं इनके शिक्षाओं को संकलित किया गया है किसमें, त्रिपिटक में। और अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से वे 3 पिटक हैं तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम पिटक है। अगर पूछे कि विनय पिटक में किस चीज़ का उल्लेख है तो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं, ठीक है। सुत्त पिटक में क्या है तो महात्मा बुद्ध के वचन का उल्लेख किया गया है। और अभिधम पिटक में क्या है तो दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है किसमें, अभिधम पिटक में। यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, इसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। कह रहा है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जो है ये किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, आगे कह रहा है जैन धर्म से संबंधित है या ईसाई धर्म से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन धर्म, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि त्रिरत्न किससे संबंधित था तो जैन धर्म से, और त्रिपिटक पूछे किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, ठीक है। सम्यक धारण जिसको दर्शन के नाम से जानते हैं, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। ये आप लोगों को याद होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया है, यानी कि हाल फिलहाल पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो आप लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। हम लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस पर जरूर गौर करेंगे कि समान नहीं है, क्योंकि हम लोग अक्सर जल्दीबाजी में गलत क्वेश्चन पढ़ के और आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि कौन सा समान नहीं है, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इन सारे बातों में से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो कि समान नहीं है। पहला कह रहा है अहिंसा, तो ये दोनों में था, किसी को हिंसा पसंद नहीं था, ना जैन धर्म को ना ही बौद्ध धर्म को। दूसरा कह रहा है वेदों के प्रति उदासीनता, ये दोनों को था, बौद्ध धर्म को भी वेदों के प्रति उदासीनता थी और जैन धर्म को भी वेदों के प्रति उदासीनता थी। चौथा कह रहा है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति, ये भी दोनों में था, यानी कि जैन धर्म में भी अस्वीकृति थी और बौद्ध धर्म में भी अस्वीकृति थी। लेकिन अगर आत्मदमन का बात करें तो ये इसमें समानता नहीं थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आत्मदमन जो था ये समान नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इससे विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया, ठीक है। यानी कि सारी बातें जो थी वो दोनों में समान नहीं थी, कुछ बातें ऐसी थी जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान यानी मिलता जुलता था, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है ये भी 2 बार रिपीट किया गया है, ये 48 और 52 बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, यानी कि अपने वंश का किस पीढ़ी का है बोधि वृक्ष जो कि बोध गया में स्थित है। तो ये 5वीं श्रेणी का है, ठीक है, ये 5वीं पीढ़ी का है, इसको याद रख लेंगे। कह रहा है कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। यानी कि अभी महाबोधि मंदिर में जो आपको बोधि वृक्ष देखने के लिए मिलेगा वो वृक्ष वो नहीं है जिसके नीचे महावीर स्वामी को महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये वो वृक्ष नहीं है। क्योंकि वेनसांग ने अपने अनुसार बताया है कि जो सम्राट शशांक था वो उस वृक्ष को नष्ट कर चुका है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। यानी कि इसका सही आंसर जो दिया हुआ है क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो अभी वृक्ष हम लोग देख रहे हैं वो किसने लगवाया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा।
यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पुरवर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। यानी कि इस वृक्ष को लगवाने में 4 लोग शामिल हैं। कौन? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, पुरवर्मा और कनिंघम। ठीक है, अंत में किसने कराया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। आगे कह रहा है कि अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे कि ये 5वीं और 6ठी पीढ़ी के बीच सामंजस्य है, लेकिन बिहार सरकार अपने वेबसाइट पर 5वीं पीढ़ी का बताया। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। कह रहा है कि बराबर की जो गुफाएं थी वो किसने आश्रय गृह के रूप में उसका उपयोग किया था? तो आजीवकों ने किया था। किसने किया था? आजीवकों ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट कर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। किस युग में? मौर्य युग में। ठीक है, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया। यानी कि बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटा गया और उसका वो किसका निवास के लिए बनाया गया? तो आजीविकों के निवास के लिए बनाया गया। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। इसको याद रख लेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। कह रहा है कि आजीवक जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। अब इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ये याद रख लेंगे कि प्रारंभ में मखली गोसाल जो थे वो महावीर स्वामी के शिष्य थे। ठीक है, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यानी कि पहले ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन कुछ मतभेद हुआ और उन्होंने उनकी शिष्यता त्याग दी और आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया। किसने? मखली गोसाल ने। ठीक है, इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है ये उदयन ने कराया था। उदयन ने, इसको याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा और ये भी 2 बार रिपीट किया गया है 48 और 52 बीपीएससी में। ठीक है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर किया था। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तब भी इसका आंसर उदयन हो जाएगा। और उदयन जो था ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था और ये किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। इसको भी याद रख लेंगे कि पाटलिपुत्र जो है ये राजधानी किसका किसका रहा है? तो शिशुनाग वंश का, नंद वंश का और मौर्य वंश का भी। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने चयन किया? तो स्थापना भी इन्होंने ही कराया था और इसको राजधानी भी इन्होंने ही बनाया। किसने? उदयन द्वारा। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के भी नाम से इनको जाना जाता है कि शासन काल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। यानी कि राजगृह से हटाकर उसने कहाँ लाया? तो पाटलिपुत्र में लाया। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र किसने लाया था? तो उदयन ने लाया था या उदयभद्र ने लाया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। कह रहा है कि इनमें से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने।
किसने? उदयन ने या उदयभद्र ने। इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। उसने राजगृह को इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की, यानी कि राजगृह से अपनी राजधानी कहाँ लाया? तो पाटलिपुत्र ने। और इसकी स्थापना किसने किया? तो उदयन ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? कह रहा है कि विश्व का पहला जो गणतंत्र था वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवियों ने। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी। पहला गणतंत्र वैशाली में, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था लिच्छवियों ने। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे। ठीक है, अगर पूछे कि इनमें से किसमें गणतंत्र था तो वज्जी संघ भी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वज्जी संघ जो है इसमें गणतंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह, या जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं। कौन सा था? राजगृह या गिरिव्रज। अगर गिरिव्रज भी देता है तो सही आंसर हमारा हो जाएगा गिरिव्रज। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। यानी कि सबसे पहला राजवंश अगर पूछे कि मगध पर सबसे पहला राजवंश कौन था जिसने शासन किया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश। ठीक है, आगे कह रहा है इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अगर पूछे कि सबसे पहले राजगृह को या गिरिव्रज को अपना राजधानी किसने बनाया था, तो जरासंध ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। और जरासंध किस वंश का था? तो बृहद्रथ वंश का था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। आगे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। यानी कि पहले कौन था? बिंबिसार था, और इसकी मृत्यु के पश्चात कौन आया हर्यक वंश में? तो अजातशत्रु आया था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। आगे कह रहा है कि अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर या गिरिव्रज। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि